हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज द जीएस हंट। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3 की, जिसमें है बैटल ऑफ प्लासी, ब्लैक होल ट्रेजेडी एंड बैटल ऑफ बक्सर, और इसमें ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम भी है। तो स्टार्ट करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 23 जून 1757 में। तो इसके जो रीज़न थे वो इस तरह से थे। पहला तो कंपनी ने अपने व्यापार विशेषाधिकारों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया। इसका मतलब ये था, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा हो तो कंपनी को गोल्डन फरमान जारी हुआ था और एक फारुखशियार फरमान जारी हुआ था। गोल्डन फरमान किसने जारी करा था? वो जारी करा था सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने 1632 में। और उसमें क्या था कि 500 पगौड़ा के भुगतान के बाद गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों में वो स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे। और फारुखशियार फरमान में क्या था कि 3000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी के आयात और निर्यात में कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। अब उसका कंपनी के लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज करने लगे। अब मिसयूज कैसे करने लगे कि कंपनी के तो ट्रेड होते ही होते थे, प्लस कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपने प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, अपना प्राइवेट व्यापार कर रहे थे। बहुत ज़्यादा आयात निर्यात हो रहा था, जिससे जो नवाब थे और बाकी जो राजा वगैरह थे उनको टैक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। इसी वजह से कंपनी के एक कारण ये बना कि बैटल ऑफ प्लासी का कि कंपनी अपने व्यापार का विशेषाधिकार का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहा था। दूसरा क्या था? अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। अगर आप दूसरे शब्दों में देखें तो सिराजुद्दौला बंगाल का एक इंडिपेंडेंट आखिरी नवाब माना जाता है, सिराजुद्दौला। क्योंकि इसके बाद तो सब जो भी नवाब बने वो कंपनी की सहायता से ही बने। और ये बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। अगर हम बात करें बंगाल की तो मुर्शिद कली खान ने इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी, संस्थापक थे। इसके बाद बहुत से नवाब आए, सजाउद्दीन आए, सरफाज खान आए, अलीवर्दी खान आए। अलीवर्दी खान के बाद ये आए सिराजुद्दौला। इसीलिए इन्हें अंतिम, एक तरह का समझ लीजिए कि ये अंतिम शासक थे। इन्होंने अब इनकी अनुमति के बिना कलकत्ते की किलाबंदी शुरू कर दी। और रीज़न क्या था बैटल ऑफ प्लासी का? कि कंपनी ने कृष्णदास भगौड़ा को शरण दी। अब कृष्णदास कौन था? एक भगौड़ा था, जो कि कहाँ से भगाया गया था? सिराजुद्दौला ने इसको भगाया था। अब ये बिल्कुल वही बात हो गई कि जिसने नवाब ने भगाया और कंपनी ने रख लिया, तो ये बात तो बढ़ाने वाली बात हो गई। फिर इसमें क्या हुआ? ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ? सिराज ने कलकत्ता के किले पर हमला कर दिया। और हमला करके अंग्रेजी सैनिक, कितने सैनिक? 146 सैनिकों को एक कमरे में बंद कर दिया। अब एक कमरे में, छोटे से कमरे में बंद करने से उनके सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से 123 सैनिक सांस ना ले पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब ये बात अंग्रेज़ों को और भड़काने वाली जैसी हो गई। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा कि मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ क्या थे? बंगाल का एक प्रभावशाली बैंकर। आप इस तरह से समझ लीजिए कि बंगाल का एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, जो जो कि जैसे ओमचंद के साथ भी गठबंधन करा। इन सब के पास अधिक पैसा था, तो ये पैसे वाले लोगों को भी अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ करा और इनके साथ एक संगठन बनाया। अब साजिश के कारण मुट्ठी भर बल ने नवाब की 50,000 की टुकड़ी को हरा दिया और नवाब की हत्या कर दी। तो अंग्रेज तो पहले से चालाक थे, पहले वो पूरा गठबंधन बना लेते थे, फिर हमला करते थे। और मीर जाफ़र वगैरह को अपनी तरफ कर लिया और 50,000 की टुकड़ी को आसानी से उन्होंने हरा दिया। अब जब मीर जाफ़र को लालच क्या दिया गया था कि हम आपको नवाब बना देंगे, आप हमारे साथ रहिए। फिर हुआ क्या? प्लासी के युद्ध के बाद एक्चुअल में अंग्रेजों की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार कर लिया। मतलब फाइनेंशियल भी एकाधिकार करने लगे, व्यापार पर तो था ही था, फाइनेंशियल भी होने लगा। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन गया तथा उसने बड़ी रकम और 24 परगना जमीन अंग्रेजों को दी। अब मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया, तो उसको बहुत खुशी हुई और उसने बहुत सारा पैसा और ज़मीन दी। अब वही बात हो गई, जब आप किसी की सहायता से उसने नवाब बना था, तो कलकत्ता पर संप्रभुता मिल गई अंग्रेज़ों को।
और सैन्य वर्चस्व दिखा। इसी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और अपना सैन्य वगैरह भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। फिर आए मीर कासिम, मीर जाफ़र के बाद आए मीर कासिम। अब ये क्या था कि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कि वो तो बिल्कुल ऐसे पपिट समझा करते थे कि मैंने नवाब बना दिया है, अब मैं जो कहूँगा वही ये करेंगे। बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ने लगा। विवादों को सुलझाने लिए मीर कासिम ने एक 1760 में अंग्रेज़ों से एक संधि भी करी, ट्रीटी भी करी, पर वो ज़्यादा चल नहीं पाई वो ट्रीटी। अब फिर क्या करा मीर कासिम ने, बात तो बन नहीं थी, बिगड़ती जा रही थी, तो उसने अपनी कैपिटल शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मुंगेर कहाँ है? मुंगेर बिहार में है। मुर्शिदाबाद टू मुंगेर करी। इसका रीज़न क्या था? वो अपनी कैपिटल को कलकत्ता से दूर करना चाहता था, इसलिए उसने मुंगेर करी। अब क्या हुआ? मिसयूज ऑफ दस्तक यूज ह्यूज लॉस इन टैक्स रेवेन्यू। अब जो वही बात है ना कि जितना एक लिमिट भर का पैसा दे देते थे और व्यापार बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो इससे बहुत ज़्यादा टैक्स का लॉस हो रहा था। किसको? मीर कासिम को भी। तो मीर कासिम ने और क्या करा कि भारतीयों को भी मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। पहले सिर्फ अंग्रेज कर सकते थे, फिर भारतीयों को भी मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश और ज़्यादा अगेंस्ट हो गए इसके, बट द ब्रिटिश प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, मतलब उन्हें पसंद नहीं आया। फिर छोटे छोटे युद्ध होने लगे। 1763 में एक युद्ध हो गया मीर कासिम के भी, पर एक फाइनली बड़ा युद्ध हुआ। और वो कब हुआ? बैटल ऑफ बक्सर। वो हुआ 22 अक्टूबर को 1764 को। इसमें क्या हुआ? मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा पराजित कर दिया गया। अब आप ये बात समझिए, एक तो मीर कासिम जो नवाब था, और अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन था? शाह आलम द्वितीय आपका मुगल सम्राट था। और अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। ठीक है। अब इन तीनों लोगों को इसने हरा दिया। और सबसे बड़ी बात यही थी कि शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, वो भारत का मुगल सम्राट कहा जाता था, उसको भी हरा दिया। तो अब बाकियों में भी बहुत दहशत आ गई कि भारत के मुगल सम्राट को भी हरा दिया इन्होंने, तो उसका इफेक्ट पड़ा बाद में। फिर क्या हुई? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो लोगों के बीच, पहला एक अवध का नवाब। अवध का नवाब कौन? सुजाउद्दौला। और दूसरा मुगल सम्राट। मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। अब ये ट्रीटी कराई किसने थी? रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी कराई थी। पहला क्या कहा गया? नवाब सुजाउद्दौला से क्या कहा गया कि सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू एम्परर शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद और कारा को शाह आलम द्वितीय को दे दो। कारा कहाँ है? ये सिराथू के पास है, उत्तर प्रदेश के पास। और हमें भुगतान के तौर पर 50 लाख रुपए दीजिए। वॉर में जो हमारा नुकसान हुआ उसके 50 लाख रुपए दीजिए। और क्या किया गया कि गिव जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजीशंस ऑफ हिज स्टेट। मतलब जो बनारस के जमींदार हैं उनको पूरा पूरा राइट दीजिए, पूरा पूरा अधिकार दीजिए उनकी ज़मीन का, वो जो करना चाहें। फिर अब इनसे क्या, शाह आलम द्वितीय से क्या हुआ? अब इनसे ये बात हुई कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के एवज में ले लिया। अब इसका मतलब समझिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या हुआ करता था? दीवानी जो पूरा रेवेन्यू कलेक्ट होता था, पूरा टैक्स कलेक्ट होता था। आप सोचिए 3 स्टेट का टैक्स कलेक्ट करके और सिर्फ 26 लाख रुपए वार्षिक अंग्रेज देते थे। ये इन्होंने अपनी रणनीति बना ली। और प्रांतों के निजामतकार क्या होते हैं? सैन्य, रक्षा, पुलिस, न्याय प्रशासन। इनके बदले में सिर्फ 53 लाख का प्रावधान दे दिया गया। इन्होंने ऐसा चाल चला कि पैसा हमारे पास खूब आएगा और हम सिर्फ इनको वार्षिक देंगे। फिर क्या हुआ? फिर आता है ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट कौन लाया? रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द रूल ऑफ द टू, द कंपनी एंड द नवाब। कंपनी भी रूल करेगी और नवाब भी रूल करेगी, पर नवाब कैसे रूल करेंगे और कंपनी कैसे रूल करेंगे? दीवानी बीइंग द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू वाज गिवन टू कंपनी। जैसा कि ऊपर बताया, दीवानी क्या था? जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला काम था वो कंपनी करेगी। एंड निजामत मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? नवाब की होगी। तो एक तरह से वही बात होगी कि सारी पावर आपके पास रहेगी
और वो प्रशासन वगैरह वो देखेंगे। तो वही बात इसमें कही गई, क्या कही गई कि कंपनी हैड ऑल पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के पास सारी पावर होगी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वेयर एज नवाब हैड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, और नवाब के पास पावर रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पर कोई पावर नहीं रहेगी, विदाउट पावर। इसको ख़त्म कब करा गया ड्यूल सिस्टम को? वॉरेन हेस्टिंग एबॉलिश्ड दिस इन 1772 में इसे ख़त्म कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी, ट्विटर से भी और ब्लॉगर से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।